This is my student support system. Keep watching, keep learning. तो क्लियर हो गया हमारे पास कि डेफिनेशन कम्युनिकेबल डिजीज की ये हो गई कि ऑल दोज डिजीजेस विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय एनी पैथोजेनिक एजेंट। पैथोजेनिक एजेंट हो और वो उसके कारण वो बीमारी एक से दूसरे व्यक्ति तक चली जाए, उसको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहेंगे। और दूसरा नाम इसका कॉन्टेजियस डिजीज है या संक्रामक बीमारी है हिंदी में, क्योंकि ये ज़्यादातर क्लोज कॉन्टेक्ट से फैलती है। या इन्फेक्शियस, क्योंकि इन्फेक्शन फैल रहा है तो इन्फेक्शियस भी इसको नाम दे दिया जाता है। तो पर्यायवाची हैं ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, इन्फेक्शियस डिजीज, कॉन्टेजियस डिजीज या कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड आता है, एक क्वेश्चन भी इस वर्ड से बन सकता है, डायनामिक्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। या क्वेश्चन ऐसे बने कि एक्सप्लेन डायनामिक्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, तो डायनामिक्स का सिस्टम क्या होता है? डायनामिक्स मतलब एक अगर डिक्शनरी में इसका वर्ड का मीनिंग देखें तो डायनामिक मतलब जो चलती है, मूव करती है कोई चीज़, है ना। तो डायनामिक्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब हुआ कि ये जो कम्युनिकेबल डिजीज है ये कैसे फ्लो करती है, कैसे चलती है, कैसे फैलती है, तो उसको हम डायनामिक्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज कहेंगे। अच्छा, इसका एक नाम और है क्या? दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सप्लेन द चेन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है ना, या चेन ऑफ इन्फेक्शन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो दोनों का आंसर सेम होगा, डायनामिक्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज हो या चेन ऑफ इन्फेक्शन हो, सेम आंसर लिखना है। तो इसमें हम देखते हैं कि टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन कम्युनिकेबल डिजीज नीड्स 6 लिंक। जब भी कोई बीमारी फैलनी होती है तो उसके लिए 6 चीज़ें, 6 लिंक हमारे पास होने चाहिए, 6 कड़ियाँ होनी चाहिए। ठीक है ना, और ये जो कड़ियाँ हैं जब एक दूसरे से जुड़ती हैं तो एक चेन बनती है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये चेन ऑफ इन्फेक्शन है। और उन कड़ियों में से एक भी कड़ी कहीं टूट जाए तो इन्फेक्शन का स्प्रेड रुक जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रिंसिपल को हम यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज को स्प्रेड होने से रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है ना, कोई भी एक कड़ी हमने तोड़ दी इन 6 में से तो कम्युनिकेबल डिजीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली इस आंसर का ये जो क्वेश्चन का ये आंसर होगा कि हमारे पास 6 कड़ियाँ होती हैं और जब ये 6 कड़ियाँ मिलती हैं तब एक चेन बनती है जिससे इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, और इसी को ही हम डायनामिक्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज या चेन ऑफ इन्फेक्शन कहते हैं। सिंपल। ये कड़ियाँ कौन कौन सी है उनका नाम लिख देते हैं। एक तो होता है इन्फेक्शियस एजेंट, या तो इन्फेक्शियस एजेंट हो, ठीक है ना, जो बीमारी फैलाता हो। दूसरा लिंक है सोर्स और रिजर्वायर। ठीक है ना, इनके बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तीसरा है पोर्टल ऑफ एग्जिट, उसके बाद आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, उसके बाद पोर्टल ऑफ एंट्री एंड ससेप्टिबल होस्ट। ये सारे के सारे हमारे चेन ऑफ इन्फेक्शन कहलाते हैं। ठीक है, पूरा चेन बनता है तब जब बीमारी फैलती है, चेन कहीं भी ब्रेक हो जाता है तो बीमारी का फैलना रुक जाता है। ओके, एक एक करके हम इनको समझ लेते हैं कि ये क्या है। पहला आता है इन्फेक्शियस एजेंट। अब इन्फेक्शियस एजेंट आपने लास्ट क्लास में पढ़ा ही था कि इन्फेक्शियस एजेंट वो होता है जिससे बीमारी फैलती है, और ये हर बीमारी के लिए अलग होता है। ठीक है ना, द फर्स्ट लिंक इन द चेन ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन और इन्फेक्शन इज इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है, और ये जो इन्फेक्शियस एजेंट होता है ये क्या होता है कि कोई भी ऐसा पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जिसकी प्रेजेंस से बीमारी फैलेगी, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और पैरासाइट। ठीक है, और ये हर बीमारी का अपना अलग होता है। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस क्या है? एक प्रकार की कम्युनिकेबल डिजीज है। इसका इन्फेक्शियस एजेंट क्या है? एक बैक्टीरिया है। ठीक है ना, और उसका नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है ना, ऐसे ही लेप्रोसी का भी एक बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। कुछ बीमारी का वायरस एक एजेंट हो सकता है। एग्जांपल मीजल्स। मीजल्स का जो इन्फेक्शन एजेंट है वो क्या है?
मीजल्स वायरस, है ना। इस प्रकार कोई ना कोई कम्युनिकेबल डिजीज के लिए एक एजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है सोर्स और रिजर्वायर, ठीक है ना। सोर्स और रिजर्वायर क्या होते हैं? जहाँ पर वो बैक्टीरिया रहता है या जहाँ से स्प्रेड होगा, उसको हम क्या कहेंगे? सोर्स और रिजर्वायर। वैसे वर्ड तो ये एक जैसा ही लग रहा है, पर थोड़ा सा इसमें दोनों में अंतर होता है। इसको ध्यान से समझेंगे कि द सोर्स इज डिफाइंड एज द पर्सन और एनिमल और ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच एन इन्फेक्शियस एजेंट पासेज टू द होस्ट, ठीक है ना। मतलब वो व्यक्ति या वो जानवर या कोई वस्तु जिससे वायरस या जो पैथोजेनिक एजेंट है वो हेल्दी व्यक्ति तक पहुंचता है, उस वस्तु को या उस मनुष्य को हम क्या कहेंगे? सोर्स कहेंगे, कि वहाँ से वो निकल के आ रहा है, स्रोत है उसका, बैक्टीरिया या वायरस का। अच्छा, रिजर्वायर क्या है? रिजर्वायर इज डिफाइंड एज द पर्सन और एनिमल और सब्सटेंस इन विच द इन्फेक्शियस एजेंट लिव एंड मल्टीप्लाई बिफोर पासिंग टू द ससेप्टिबल होस्ट। ओके, अब थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। रिजर्वायर वो होता है जहाँ पर वो बैक्टीरिया रहता है और मल्टीप्लाई भी करता है, ठीक है। और सोर्स क्या है? जहाँ से वो ट्रांसमिट होता है, ठीक है। हल्का सा ही डिफरेंस है इन दोनों में। और आगे अगर स्टडी करेंगे, ज़्यादा हमें क्लियर समझना हो तो क्या करेंगे कि द टर्म रिजर्वायर एंड सोर्स आर नॉट ऑलवेज इंटरचेंजेबल। कई बार तो एक ही होता है, बट हमेशा इंटरचेंजेबल दोनों वर्ड्स को हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल, हुकवर्म इन्फेक्शन आपने सुना होगा। हुकवर्म क्या है? एक कीड़ा है ना। तो वो भी एक कम्युनिकेबल है। तो उसमें क्या होगा? रिजर्वायर तो मेन होगा, क्योंकि वो मल्टीप्लाई किस में करेगा? ह्यूमन बीइंग की गट में, ठीक है ना। हमारे जीआईटी में वो मल्टीप्लाई करेगा, बट डायरेक्ट मनुष्य से वो स्प्रेड नहीं होता है। कैसे स्प्रेड होगा? उसका सोर्स क्या होगा? सोर्स हो जाएगा सॉइल कंटामिनेटेड विद इन्फेक्टिव लार्वा। कि ये ज़्यादातर क्या होता है कि जो हुकवर्म फैलेगा कैसे, थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। कि कोई भी बच्चा जिसके पेट में ये कीड़ा है हुकवर्म, तो वो तो हो गया रिजर्वायर। अब वो अगर ओपन डेफिकेशन करेगा तो वो जो इसके लार्वा होंगे वो मिट्टी में मिल जाएंगे। अब मिट्टी में कोई दूसरा बच्चा खेल रहा है तो उसको वो हुकवर्म उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो सोर्स क्या हुआ? मिट्टी। और रिजर्वायर क्या हुआ? मनुष्य या जो बच्चा है वो। ये अलग हो गए, बट कई केसेज में सेम ही हो सकता है, ठीक है ना। कैसे? कोई एग्जांपल लें, जैसे कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इवन कोविड मान लो, तो कोविड में रिजर्वायर भी हम हैं और डायरेक्ट स्प्रेड भी हमसे ही हो रहा है। तो सोर्स एंड रिजर्वायर एक ही व्यक्ति हो जाएगा। हाँ, वो आगे देखेंगे, है ना। ठीक है। तो सोर्स और रिजर्वायर हमने बेसिकली समझ लिया कि सोर्स तो वो है जहाँ से इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है, और रिजर्वायर वो है जिसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। ज़्यादातर केसेज में सोर्स और रिजर्वायर सेम होते हैं, बट कभी कभी अलग भी हो सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। रिजर्वायर मे बी ह्यूमन रिजर्वायर, एनिमल रिजर्वायर एंड नॉन लिविंग रिजर्वायर। कुछ भी हो सकता है ना। ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, कोई और जानवर भी हो सकता है, और कभी कभी नॉन लिविंग वस्तु भी हो सकती है, जैसे मिट्टी, ठीक है ना, वो भी हो सकती है ना। आगे बढ़िए। अब दो वर्ड इसके अंदर हम यूज़ करते हैं, सोर्स के अंदर या रिजर्वायर के अंदर, केस और कैरियर। जैसे इन्होंने बताया था कि कैरियर भी होता है और केस भी होता है, ठीक है ना। तो इन दोनों को हम अंतर समझ लेते हैं। केस क्या है? ए केस इज डिफाइंड एज ए पर्सन आइडेंटिफाइड एज हैविंग पर्टिकुलर डिजीज। जिस व्यक्ति को कोई बीमारी होती है तो वो उस बीमारी का केस होता है। आम भाषा में उसको मरीज भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे? केस। उसमें बैक्टीरिया वायरस है, मल्टीप्लाई कर रहा है, और उसमें लक्षण भी आ गए, तो वो क्या हो गया? केस हो गया, है ना। और वो स्प्रेड करेगा डिजीज को, है ना। अच्छा, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ए पेशेंट इज नोन एज ए केस। कैरियर क्या होगा? कैरियर में थोड़ा सा डिफरेंस है कि कैरियर इज डिफाइंड एज इन्फेक्टेड पर्सन, कि वो पर्सन तो इन्फेक्टेड है, उसके अंदर जो पैथोजेनिक एजेंट है वो मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, बट
उसमें बीमारी नहीं है, मतलब उसमें लक्षण नहीं है, ठीक है, पता उसमें खुद को बीमारी नहीं है, बट उसके अंदर बैक्टीरिया वायरस है और वो स्प्रेड कर सकता है, उसको हम क्या कहेंगे? कैरियर कहेंगे, ठीक है। कैरियर और केस में यही अंतर होता है कि केस तो इन्फेक्टेड है और उसमें लक्षण आए हुए हैं और खुद दुखी है क्योंकि उसमें लक्षण आ गए हैं, बीमार है वो। बट कैरियर में क्या होगा कि वो खुद बीमार नहीं है, कोई उसमें लक्षण नहीं है, आराम से घूम फिर रहा है, बट वो बीमारी फैला सकता है क्योंकि उसके अंदर वो बैक्टीरिया वायरस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट उसकी खुद की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसमें उसका इफेक्ट नहीं आ रहा। बट हाँ, बहुत कैरियर थे, तो इसलिए कैरियर जो हैं वो केस से ज़्यादा खतरनाक होते हैं हमेशा, है ना, क्योंकि हम पता नहीं लगा सकते कि कौन कैरियर है, जबकि केस का तो पता लग जाएगा। अब अपने इतने यहाँ लोग बैठे हैं, इसमें जो भी केस होगा वो खांसेगा, छींकेगा तो पता लग जाएगा, तो उससे तो हम दूर हट जाएंगे, बट जो कैरियर है उसके तो गले मिल लेंगे ठीक है ना, तो ये डिफरेंस है। तो कैरियर इज मोस्ट डेंजरस, हाँ, कैरियर खतरनाक है ना। तो ये दोनों जो केस और कैरियर हैं वो सोर्स का भी काम करते हैं और रिजर्वायर का भी काम करते हैं। तो पहली कड़ी हमारी क्या थी? इन्फेक्शियस एजेंट था, और दूसरी कड़ी क्या थी? सोर्स या रिजर्वायर था जहाँ से बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहा है। तीसरी कड़ी आती है पोर्टल ऑफ एग्जिट, ठीक है ना। पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या है? जहाँ से वो बैक्टीरिया वायरस निकलेगा वो पोर्ट ऑफ एग्जिट होता है, वो रास्ता है ना। पोर्टल ऑफ एग्जिट इज द पाथ बाय विच द इन्फेक्शियस एजेंट लीव्स द होस्ट, ठीक है ना। वो जो जहाँ पर वो रह रहा है वहाँ से निकलेगा उसको हम पोर्टल ऑफ एग्जिट कहते हैं, और ये भी हर बीमारी के लिए अलग अलग होती है। द पोर्टल ऑफ एग्जिट यूजुअली कोरस्पॉन्ड टू द साइट वेयर पैथोजन इज लोकेलाइज्ड। जहाँ पर पैथोजन रहता है वो ही नॉर्मली पोर्टल ऑफ एग्जिट माना जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे हमें बेटर समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोविड था या कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो वो कहाँ रहते हैं नॉर्मली? या तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तो उसका पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या होगा? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगा, मतलब नोज या माउथ, यहाँ से वो निकलेंगे खांसी या छींक के साथ, तो इसकी पोर्टल ऑफ एग्जिट ये हो गई। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कोई पेट में कोई प्रॉब्लम है, पोलियो मान लेते हैं या कोई डायरिया के केसेस मान लेते हैं, तो उसकी पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या हो जाएगी? एनस, जहाँ से वो, क्योंकि वहाँ से वो बैक्टीरिया निकलेंगे, है ना। इसी प्रकार कोई और स्किन इन्फेक्शन है तो उसका स्किन हो गया, तो जहाँ से वो निकलेगा वो पोर्टल ऑफ एग्जिट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये हमने एग्जांपल इसके ले लिए है ना। ट्यूबरक्यूलोसिस भी, उसकी भी जो पोर्टल ऑफ एग्जिट है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ही है, मतलब नाक या मुंह छींकते और खांसते समय। नेक्स्ट कड़ी आती है हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये एक काफ़ी मजबूत या काफ़ी इंपॉर्टेंट कड़ी है कि अब वो निकल तो गया बैक्टीरिया, अब वो हेल्दी पर्सन तक पहुंचेगा कैसे, उसको हम बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। स्प्रेड कैसे होगा? तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन आर द डिफरेंट वेज बाय विच द इन्फेक्शियस एजेंट इज ट्रांसमिटेड टू द न्यू होस्ट एंड इन्फेक्ट द न्यू होस्ट। एक हेल्दी व्यक्ति में वो पहुंचेगा बीमार व्यक्ति से और उसको बीमार कर देगा, तो वो किस तरीके से वहाँ तक पहुँचेगा, उस तरीके को हम क्या कहते हैं? मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन दो प्रकार के होते हैं, है ना। कितने टाइप के? 2, डायरेक्ट ट्रांसमिशन एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, ठीक है ना। सीधा संक्रमण और घुमा फिरा के संक्रमण। हिंदी में इसको कहते हैं प्रत्यक्ष संक्रमण और अप्रत्यक्ष संक्रमण, ठीक है ना। तो पहले देख लेते हैं कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या होता है। When the infectious agent is directly transmitted from the source to the new host, then it is known as direct transmission. जब सोर्स से, मतलब केस या कैरियर जो है उससे सीधा नए व्यक्ति तक पहुंच गया तो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। एग्जाम्पल इसमें क्या लेंगे? इसमें एक तो हो सकता है कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कि जैसे हाथ मिला लिया, शेक हैंड कर लिया, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो गया, ठीक है ना, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गई। इसके अलावा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी डायरेक्ट की कैटेगरी में आता है। ड्रॉपलेट मतलब खांसना और छींकने से जो ड्रॉपलेट बने वो दूसरे ने सांस ले लिया तो वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो गया, तो ये भी डायरेक्ट की कैटेगरी में आ गया। और क्या हो सकता है इसमें? कॉन्टैक्ट विद सोइल, मिट्टी में है और उसके कॉन्टैक्ट में वो आया बच्चा दूसरा या हेल्दी पर्सन, तो भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया। या इनोकुलेशन इनटू द स्किन,
इनोकुलेशन का मतलब कि जैसे इंजेक्शन लगाते समय कोई प्रिक हो गई, उस समय कोई चला गया बैक्टीरिया वायरस, तो वो भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गया। इसके अलावा ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन, माँ से बच्चे में प्लेसेंटा के थ्रू चला गया, ये सारे के सारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट माने जाएंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अप्रत्यक्ष संक्रमण क्या है? इसमें सीधे नहीं जाता, कोई न कोई माध्यम होता है, मीडियम होता है, उसके थ्रू स्प्रेड होती है। ठीक है ना। व्हेन द इन्फेक्शियस एजेंट इज नॉट डायरेक्टली ट्रांसमिटेड फ्रॉम सोर्स टू होस्ट, देन दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज नोन एज इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। उसमें होगा क्या? कोई ना कोई मीडियम आएगा, जैसे व्हीकल बोर्न ट्रांसमिशन इसको हम बोलते हैं। कोई ना कोई व्हीकल होता है, उसके ऊपर बैठ के बैक्टीरिया जाता है। ठीक है ना। तो व्हीकल कौन कौन से होंगे? वाटर बोर्न डिजीज, ये एक बीमार व्यक्ति है, उसने बैक्टीरिया पानी को दिया, जूठा पानी उसका वहाँ पड़ा हुआ है, उस पानी को किसी और ने पी लिया, तो पानी के थ्रू वो चला गया, तो ये इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। तो ये एक तो हो गया टाइप इसका वाटर बोर्न डिजीज। इसी प्रकार फूड बोर्न डिजीज, मिल्क बोर्न डिजीज, ठीक है ना, ब्लड बोर्न डिजीज जो ब्लड के थ्रू जा रही हैं, तो ये वेक्टर बोर्न डिजीज, जैसे ये मच्छर मक्खी से जो फैल रही हैं, वो भी क्या है? ये इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। ठीक है ना। जैसे मलेरिया है, अब मलेरिया वाले पर्सन के पास आप बैठे हो तो आपको मलेरिया नहीं हो जाएगा, वो मच्छर के साथ जाएगा, तब वो फैलेगा। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के भी खूब सारे तरीके हो गए और डायरेक्ट ट्रांसमिशन के भी खूब सारे तरीके हो गए। तो ये सारे क्या होंगे? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये नेक्स्ट कड़ी हो गई हमारी। आगे चलते हैं पोर्टल ऑफ एंट्री। नेक्स्ट कड़ी क्या है? पोर्टल ऑफ एंट्री। जैसे पोर्टल ऑफ एग्जिट था, वैसे ही पोर्टल ऑफ एंट्री है, मतलब वहाँ से वो हेल्दी व्यक्ति के अंदर प्रवेश कैसे करेगा, उस रास्ते को हम पोर्टल ऑफ एंट्री कहते हैं। और ज़्यादातर ये सेम होती है, जो पोर्टल ऑफ एग्जिट होती है वही पोर्टल ऑफ एंट्री होती है। जैसे कोई एक बीमारी है, उसकी अगर पोर्टल ऑफ एग्जिट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, तो पोर्टल ऑफ एंट्री भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगी हेल्दी पर्सन की। जिसका जीआईटी है, जैसे पोलियो जीआईटी से निकल रहा है, तो उसकी पोर्टल ऑफ एंट्री भी जीआईटी होगी, मतलब मुंह से जाएगा अंदर, है ना। तो इस प्रकार ये पोर्टल ऑफ एंट्री होती है। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं। पोर्टल ऑफ एंट्री के बाद आता है ससेप्टिबल होस्ट। नेक्स्ट कड़ी जो हमारी है ससेप्टिबल होस्ट है। ससेप्टिबल होस्ट क्या होगा? वो व्यक्ति जो एट रिस्क है। ठीक है ना। एट रिस्क कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो भी उस बैक्टीरिया वायरस के पास में आ रहा है, संपर्क में आ रहा है ना। तो इसमें क्या होगा कि द फाइनल लिंक इन द चेन ऑफ इन्फेक्शन इज ससेप्टिबल होस्ट। वो क्या है? ही इज ए पर्सन हु इज ससेप्टिबल और एट रिस्क टू गेट इन्फेक्शन। जिसको भी खतरा है, जो भी उस व्यक्ति या उस वातावरण के संपर्क में आया हुआ है, वो एट रिस्क है। ठीक है ना। बट बहुत सारी चीज़ें और होंगी जो जिस पे डिपेंड करेगा कि उनको इन्फेक्शन होगा या नहीं। ठीक है ना। अच्छा, ससेप्टिबल होस्ट जो है वो इन्फेक्शन होगा या नहीं, वो डिपेंड करेगा उसकी इम्यूनिटी पर। ठीक है ना। कितना ससेप्टिबल है वो, इम्यूनिटी जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा ससेप्टिबल हो जाएगा या एट रिस्क हो जाएगा, अदरवाइज वो बचा रहेगा। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा अनप्रोटेक्टेड जो एक्सपोजर है वो कितना है, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है ना। ससेप्टिबल होस्ट तो है, बट उसने एक्सपोजर के समय कुछ अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया तो वो बच सकता है। ठीक है ना। तो अगर मान लो इन सभी कड़ियों की जानकारी हमें है, तो इन कड़ियों के आधार पर हम इसका बचाव भी कर सकते हैं। ठीक है। माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।